हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 1। यूनिट नंबर 2 अपने सब्जेक्ट की बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। यूनिट 2 दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। आधा पोर्शन यूनिट 2 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड है, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना। आधा कंटेंट यूनिट 2 का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड है और आधा कंटेंट यूनिट 2 का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो यहां पर आपको दो टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो सेंट्रॉइड का टॉपिक पढ़ना है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, ये मैकेनिक्स की बात हो गई। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको स्ट्रेस, स्ट्रेन और कंपाउंड स्ट्रेसेस, अगर किसी भी स्ट्रक्चर में कंपाउंड स्ट्रेसेस या एक से ज्यादा तरीके की स्ट्रेसेस अगर डेवलप हो रही हैं तब हम उसको किस तरीके से डील करेंगे। तो थोड़ा सा एडवांस जो आपने ऑलरेडी स्ट्रेस 10 में पढ़ रखा है, यूनिट नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का कंटेंट क्या है? टुडेज टारगेट्स आर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पहले समझेंगे। क्यों समझेंगे? क्योंकि सेंट्रॉइड को समझने से पहले हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड कोई नया टर्म नहीं है, आप लोग पहले से अच्छे से पढ़ते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी पढ़ते हो और सेंट्रॉइड भी पढ़ते हो, है ना। ये कहीं ना कहीं आपने फिजिक्स में या मैकेनिक्स में जो पहले आपने पढ़ रखी होगी, ये सब आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या फार्मूला बनता है सेंट्रॉइड किसी भी ज्योमेट्री का, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है? किसी ज्योमेट्रिकल शेप का होता है। ज्योमेट्रिकल शेप जैसे रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, है ना। किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का एक सेंटर होता है, उसे ही सेंट्रॉइड बोल देते हैं। तो सेंट्रॉइड को निकालने का फार्मूला क्या है? फाइंडिंग लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड, है ना। उसके बाद देखेंगे सेंट्रॉइड ऑफ सम बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप, कुछ ज्योमेट्रिकल शेप का सेंट्रॉइड का फार्मूला या सेंट्रॉइड की लोकेशन वैसे तो थोड़ा बहुत पता होती है आपको, लेकिन उसको आप याद करने के पर्पज से यहां पर मैं एक टेबल दिखा दूंगा ज्योमेट्रिक फिगर का। सेंट्रॉइड हमें याद करना पड़ेगा क्योंकि इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे, राइट। सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट बॉडी, कंपोजिट बॉडी का मतलब ये हो गया कि भाई ट्रायंगल और सर्किल आपस में मिलके बनी, या फिर कोई बॉडी जो है वो 3 रेक्टेंगल से मिलके बनी है, तो इस तरीके से आई सेक्शन हो गया या टी सेक्शन हो गया। तो कंपोजिट बॉडी के न्यूमेरिकल, कंपोजिट बॉडी के सेंट्रॉइड, ये आपसे पीवाईक्यू में पूछे जाते हैं और ये हमेशा पूछे जाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में आपको इसी तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। इस तरीके का न्यूमेरिकल जो कंपोजिट बॉडीज में आपको सेंट्रॉइड निकालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या है कि एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है और उस पार्टिकल का अपना खुद का एक वेट होता है। ठीक है, सपोज कोई बॉडी अगर आधा किलोग्राम की बॉडी है, उसका एक अपना खुद का वेट है। उसके अगर मान लो कि उसके अंदर 1,00,000 पार्टिकल है ना, 1,00,000 पार्टिकल है और हर पार्टिकल का जो वजन है वो आधा ग्राम है, 1 ग्राम है, बहुत छोटा छोटा, इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हो। तो पार्टिकल क्या हो रहा है? कोई बॉडी किससे बनी होती है? अ बॉडी इज कंप्राइज्ड और अ नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ईच पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी। बाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई बॉडी है, इसके ऊपर हमेशा एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमेशा नीचे की ओर एक्ट कर रहा होगा। तो इस बॉडी पर अगर एक वेट mg एक्ट कर रहा है, यानी इस बॉडी के 1,00,000 पार्टिकल, इन सभी पार्टिकल पे ये mg वेट नीचे की ओर डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, इट इज अट्रैक्टेड बाय अ फोर्स ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। क्योंकि हम धरती की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ क्या कर रहा है? इस पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है बाय अ सर्टेन फोर्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर की तरफ ये अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। द रिजल्टेंट ऑफ, ध्यान से सुनो, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस एट अ पॉइंट विच इज नोन एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये बात समझ में आई? देखो अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं और इसमें बहुत सारे पार्टिकल का वेट वॉस W1, W2, W3, W4 अलग अलग लोकेशन पे थ्रू आउट देयर वॉल्यूम, है ना, थ्रू आउट देयर ज्योमेट्री, अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग पार्टिकल का एक अपना खुद का वजन है
उस वजन की बात कर रहा हूं मैं, W1, W2, W3, W4, ये सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सब वेट का एक रिजल्टेंट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है उसी पॉइंट को बोल देते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ द बॉडी एक्ट, तो सारा का सारा वजन किस पॉइंट पे एक्ट करेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होगा। जो इतने सारे 1,00,000 पार्टिकल है या 1,000 पार्टिकल है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, इसका जब आप रिजल्टेंट निकालोगे, इसका रिजल्टेंट जिस पॉइंट पर आएगा उसी पॉइंट को बोल देते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द पॉइंट थ्रू विच, उसी पॉइंट पे जो है वो कंप्लीट वेट भी उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा। The point through which the whole weight of the body acts irrespective of its position is known as center of gravity, right? तो every body has one and only, केवल एक ही सेंटर ऑफ बॉडी होता है। किसी भी बॉडी की बात करो उसमें एक से ज्यादा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं होता है, एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पर उसका पूरा का पूरा वजन लाई कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा इसको हम समझ लेते हैं। एक हमने रैंडम बॉडी ले ली, तो इस डायग्राम में एक रैंडम बॉडी ले ली। इस रैंडम बॉडी का मान के चल रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनाए। एक पार्टिकल नंबर 1 जिसका वजन नीचे की ओर आ रहा है W1, पार्टिकल नंबर 2 जिसका वजन नीचे की ओर आ रहा है W2, पार्टिकल नंबर 3 जिसका वजन नीचे की ओर आ रहा है W3। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारे पार्टिकल हैं, इसी तरीके से n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो यहाँ पर इन्होंने कॉमन दे दिया WN, इसका वेट WN नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, नाउ कंबाइंड, इसका जो कंबाइंड वेट है वो कहां पर एक्ट कर रहा है, लेट अस से ये पॉइंट सी पे एक्ट कर रहा है, और इसी पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। लेट अस टेक जो W1 पार्टिकल है, W1 पार्टिकल एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस, इसको हमने वाई एक्सिस माना है और ये एक्स एक्सिस हो गया। W1 पार्टिकल वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x1 दूरी पे है। W2 पार्टिकल वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x2 दूरी पे है। W3 पार्टिकल ये पार्टिकल नंबर 3 कितनी दूरी पे, x3 दूरी पे। इसी तरीके से ये कितनी दूरी पे, x1 दूरी पे, x सफिक्स में n इतनी दूरी पे है। अच्छा, यहाँ पर y डायरेक्शन में नहीं लिखी हुई है, मैं y डायरेक्शन में भी लिख देता हूं, है ना। मैं जो पार्टिकल की जो डिस्टेंस है इसको मैं y डिस्टेंस में भी लिख देता हूं। ये x हो गया, ये y हो गया। अगर ये पार्टिकल नंबर 1 की दूरी y एक्सिस से x1 है, इसका मतलब पार्टिकल नंबर 1 की दूरी मैं मान सकता हूं x एक्सिस से हो जाएगी x एक्सिस से हो जाएगी y1। ठीक है, ऐसे ही समझ जाओ, ये हो जाएगी y1। ठीक है, नाउ पार्टिकल नंबर 2 की दूरी x एक्सिस से हो जाएगी x2। पार्टिकल नंबर 3 की दूरी x एक्सिस से हो जाएगी x3। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, n को छोड़ देते हैं। अगर मैं बात करूं ये इसको मैं x बार ले लेता हूं। x बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। x बार क्या हो गया, डिस्टेंस हो गई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से मैं ले लेता हूं y बार इज द डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। तो ये डिस्टेंस हो गई y बार इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। आई होप ये क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा फॉर्मूला, क्योंकि देखो हमारे सिलेबस में तो सेंट्रोइड है ना, तो ये मैंने यहाँ पर पहले से यहाँ पर लिख दिया है। किस तरीके से निकालेंगे हम सेंट्रोइड, कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये C है, ठीक है, C को मैंने मान लिया x बार y एक्सिस से दूरी है और y बार जो दूरी है वो x एक्सिस से। तो x बार और y बार की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा
कंसेप्ट में जाना पड़ेगा कि वेरिंगटन थ्योरम क्या होती है। एक बार फिर से इसे इमेजिन करने की कोशिश करो। यहां से चलो 1,00,000 छोड़ो, मान के चलो 100 पार्टिकल है ना, W1 W2 W3 W4, कोई ये थोड़ा ऊपर की ओर आ रहा होगा, कोई नीचे की ओर आ रहा होगा, इस तरीके से कई सारे पार्टिकल आ रहे हैं नीचे की ओर। कई सारे पार्टिकल का जो वेट है वो नीचे की ओर एक्ट कर रहा है। अगर मैं रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, क्योंकि सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैं समेशन ऑफ फोर्स इन वाई डायरेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे फोर्स नीचे की ओर आ रहे हैं, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 अप टू W100। लेकिन जो रिजल्टेंट है, अगर मैं इसके में एरिया को मान लूं, अगर ये 100 बाई 100 का एरिया है, लेट अस अज्यूम कर लेते हैं 100 बाई 100 mm का इसका एरिया है, और इसकी हाइट कितनी है 50 mm की। अब ये थ्रू आउट द वॉल्यूम किस जगह पे, किस पॉइंट पर ये एक्ट करेगा, या इस 100 बाई 100 में किस जगह पे, लोकेशन पे एक्ट करेगा, इसके लिए मुझे लगानी पड़ेगी वेरिंगटन थ्योरम। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो इस तरीके से निकल गया। और जब मैं वेरिंगटन थ्योरम लगाऊंगा, लोकेशन निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस, वेरिंगटन थ्योरम क्या होती है, R इंटू डी इज इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 प्लस F3 इंटू D3 एंड सो ऑन। तो जितने भी पार्टिकल हैं उसका रिजल्टेंट हम निकालने के लिए वेरिंगटन थ्योरम लगा सकते हैं। इस तरीके का हमने एक न्यूमेरिकल किया था। नाउ टेकिंग द मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, देखो वाई एक्सिस के अबाउट उस रिजल्टेंट कहां पर एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट को आप इमेजिन कर लो अपने दिमाग में, रिजल्टेंट कहीं पर एक्ट कर रहा है। अगर कोई बॉडी इस तरीके से है, अगर कोई एक, जैसे अब ये एक 3D बॉडी अगर हम बना लें, इसका रिजल्टेंट अगर यहां पर एक्ट कर रहा है R, ठीक है, अगर ये रिजल्टेंट R एक्ट कर रहा है, और ये कितनी दूरी पे है, Y दूरी पे है, सॉरी ये x बार दूरी पे है, Y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये x बार, ठीक है। तो इस रिजल्टेंट का मूवमेंट अगर मैं y एक्सिस के अबाउट ले लूं, तो r इंटू एक्स बार, y एक्सिस से दूरी कितनी है, x बार, रिजल्टेंट इंटू x बार। और कितने सारे पार्टिकल है, मैंने बताया अगर 100 पार्टिकल है, 1 2 3 4, इन इंडिविजुअल, भाई वेरिंगटन थ्योरम यही तो कहती है ना, इंडिविजुअल फोर्सेस का जब मैं मूवमेंट ले रहा हूं किसी मूवमेंट सेंटर या एक्सिस के अबाउट, और उसी का अब जब मैं रिजल्टेंट का मूवमेंट ले रहा हूं सेम एक्सिस के अबाउट, वी विल गेट, तो दोनों का LHS और RHS बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर क्या किया, मूवमेंट लिया हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, R इंटू एक्स बार इज इक्वल टू W1 इंटू x1, भाई पहले नंबर का वेट W1, इसको हमने x1 मान लिया, पिछली वाली स्लाइड्स में मैंने ये चीज बता दी थी, W2 इंटू x2, W3 इंटू x3 एंड सो ऑन। तो x बार का फॉर्मूला आ जाएगा W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। अगर मैं शॉर्टकट में लिखना चाहूंगा तो मैं समेशन का सिंबल लगा सकता हूं, ठीक है, समेशन का सिंबल लगा सकते हैं, WI इंटू XI अपॉन WI। तो जहां पर I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 1 2 3 4 और अप टू n। अगर 1000 पार्टिकल है तो n की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो समेशन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ WI इंटू XI, W1 x1 प्लस W2 x2 डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द बॉडी, W1 W2 W3। तो यहां से मुझे x बार की लोकेशन पता चल जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं y बार की लोकेशन निकालना चाहूं, सिमिलरली y बार कैन बी कैलकुलेटेड टेकिंग मूवमेंट अबाउट द x एक्सिस, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पहले से लिख रखा है डिजिटल पेन से, तो हो सकता है थोड़ा सा कम आपको विजिबल नजर आ रहा हो, लेकिन नजर आ रहा है। और ये सब नहीं पूछा जाएगा, ये बस कंसेप्ट की बातें हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से मैं इसे कराना चाह रहा हूं, ठीक है। टेकिंग द मूवमेंट अबाउट x एक्सिस, इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में अगर मैं x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ले लूं, तो रिजल्टेंट तो समवेयर इधर से कहीं जा रहा होगा, है ना, रिजल्टेंट तो इधर सेंट्रॉइड से ही जा रहा होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मूवमेंट जब x एक्सिस से लेंगे,
तो हमें क्या डिस्टेंस नजर आएगी, हमें डिस्टेंस नजर आएगी y बार। तो रिजल्टेंट का दूरी कितनी है, y बार विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, और समेशन कैसे हो जाएगा, W1 इंटू y1, W2 इंटू y2, W3 इंटू y3 एंड सो ऑन। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक उसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा y बार इज इक्वल टू W1 y1 प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय W1 प्लस W2 प्लस W3। अगर शॉर्टकट में लिखना चाहेंगे तो ये समेशन का सिंबल लगा देंगे हम, ठीक है, समेशन का सिंबल लगा देंगे, वेयर I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू n। ठीक है, इसी तरीके से ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसी तरीके से सेंट्रोइड का फॉर्मूला भी बनता है, इसी तरीके से बिल्कुल सेंट्रोइड का भी फॉर्मूला बनता है। तो सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम समझ गए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब ये है कि बॉडी का वेट जिस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गया। सेंट्रोइड की बात करते हैं, सेंट्रोइड का वेट और मास से कोई लेना देना नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं बात, सेंट्रोइड का किसी भी बॉडी के वेट और किसी भी बॉडी के मास से कोई लेना देना नहीं है। सेंट्रोइड क्या है, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, इट इज अ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी। ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है, इसका मतलब ये है कि जो भी ज्योमेट्रिकल शेप है, ज्योमेट्रिक शेप क्या हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ट्रायंगल, पॉलीगन, सर्किल, लाइन और स्फीयर। स्फीयर, अगर स्फीयर भी है तो स्फीयर से सिर्फ मतलब हमें बस इतना है कि स्फीयर का कुछ वॉल्यूम है, दैट्स ऑल। स्फीयर का कुछ मास नहीं है, कुछ वेट नहीं है, अगर है भी तो हमें कोई लेना देना नहीं है। तो सेंट्रोइड में हम किसकी बात कर रहे हैं, बेसिक ज्योमेट्रिक शेप की बात कर रहे हैं या कंपोजिट शेप की बात कर रहे हैं। ठीक है, द प्लेन फिगर सच एज रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल, पॉलीगन, सर्किल, लाइन, स्फीयर हैव ओनली लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कंसीडर नहीं कर रहे हैं, मास एंड वेट इज नॉट कंसीडर, मास एंड वेट इज नॉट कंसीडर्ड। अब मान के चल रहे हैं इनके पास या तो लेंथ है या एरिया है या फिर वॉल्यूम है। ठीक है भाई, तो सेंट्रोइड क्या हो गया, द प्लेन फिगर है, अच्छा यहां मैंने नीचे पॉइंट लिख रखी थी, ये पॉइंट लिख रखा था तो सेम पॉइंट हो गया, दिस प्लेन फिगर हैव नो मास और वेट। ठीक है, द पॉइंट वेयर द एंटायर लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंट्रोइड। ठीक है, अगर उस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप का, उस बेसिक ज्योमेट्रिक शेप का सेंटर जिस पॉइंट पे लाई कर रहा है वो कहलाता है सेंट्रोइड। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द सेंट्रोइड इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिगार्डलेस ऑफ इट्स मास, डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी। डेंसिटी होगा। ठीक है, तो सेंट्रोइड इज द ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर आप कैसे निकालोगे, देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आगे वैसे मैंने टेबल भी दे रखी है, अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक शेप, ये स्क्वायर नजर आ रहा है, स्क्वायर का इस ज्योमेट्री का सेंटर कहां होगा, जहां पर ये डायगोनल कट कर रहा होगा ये इसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर का सेंटर हो जाएगा। इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से किसी भी मैं ज्योमेट्रिक शेप की बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल का सेंटर कैसे निकालेंगे, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, इसके मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जो सेंटर यहां पर निकल के आएगा, दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रोइड। तो हर एक ज्योमेट्रिक का, हर एक ज्योमेट्रिकल शेप का कोई एक सेंटर होता है, उसी सेंटर को बोल देते हैं हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसी चीज है जहां पर हम वेट को कंसीडर करते हैं, यहां पर वेट को कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा डिफरेंस बताओ भैया सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में, तो आप आई होप अब बता दोगे। अच्छा, सेंट्रोइड तीन तरीके का होता है, या तो सेंटर ऑफ लाइन होगा, या सेंटर ऑफ एरिया होगा, या सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा। तो यहां पर छुप गया है, या तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम होगा। हमारे सिलेबस में क्या है,
हमें केवल सेंटर ऑफ एरिया पे ध्यान लगाना है। न्यूमेरिकल हमारे सेंटर ऑफ एरिया पे आएंगे। सबसे ज्यादा जो कॉमनली नोन सेंट्रॉइड होता है कॉमनली यूज्ड सेंट्रॉइड इज, या ऐसे समझ लो आप शब्दों में कि हम अपने सिलेबस में अगर सेंट्रॉइड की बात करेंगे तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात करेंगे। कॉमनली यूज सेंट्रॉइड इज सेंट्रॉइड ऑफ एरिया। ठीक है, तो हम सेंट्रॉइड ऑफ एरिया की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहां तक बेसिक कंसेप्ट हमें समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ये मैंने वैसे समझा दिया। अगर किसी ट्रायंगल का, किसी भी रैंडम ट्रायंगल का अगर मुझे ज्योमेट्रिक शेप का, ये ज्योमेट्रिक शेप हो गई, इसका सेंटर अगर निकालना है तो इसका मेथड होता है इस ट्रायंगल के, देखो इस ट्रायंगल इस एज के, है ना, इसका मिड पॉइंट ले लिया, इसका मिड पॉइंट ले लिया, किसका मिड पॉइंट ले लिया, एसी का मिड पॉइंट ले लिया और एबी का मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो जितनी भी वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है इसको मिला दिया इसके मिड पॉइंट से, ये जो वर्टेक्स है इसको मिला दिया इसके मिड पॉइंट से, और ये जो वर्टेक्स है इसको मिला दिया इसके मिड पॉइंट से। तो जिस पॉइंट पे ये मिल रहे हैं वो पॉइंट हमारा ज्योमेट्रिक शेप का, इस ज्योमेट्रिक शेप का सेंटर हो गया, एंड दिस इज नोन एज सेंट्रॉइड। सो सिंपल, बहुत ही आसान सी बात है ये, और बहुत सारे बच्चों को आई होप पता भी होगी। सेंटर ऑफ सर्किल, सर्किल का सेंटर क्या होगा? अच्छा, जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो मैं 2D की बात कर रहा हूं, 3D की बात कर ही नहीं रहा हूं भाई साहब। 3D वीडी नहीं है आपके सिलेबस में। 3D का सेंट्रॉइड भी हो सकता है, सेंट्रॉइड ऑफ वॉल्यूम, तो ये सब आपके सिलेबस की बातें नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं, जो एग्जाम्पल मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, ये सारे 2D है। सर्किल क्या है? 2D है, राइट। ट्रायंगल क्या है? ये भी एक तरीके का 2D ज्योमेट्री है। तो जितनी भी 2D ज्योमेट्री है, चाहे वो सिंगल हो या कंपोजिट हो, जितनी भी 2D ज्योमेट्री हो, उसका सेंट्रॉइड फाइंड करना, उसका सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना, ये हम आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक है, सर्किल की बात करो तो सर्किल का सेंटर कैसे निकालते हैं? ये डायमीटर, दो डायमीटर, इनको आप बीच में आप जोड़ दो, मतलब ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर सर्किल का सेंटर जो होता है दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सर्किल इज अ ज्योमेट्रिक शेप और इसका सेंटर, सर्किल का सेंटर सेंट्रॉइड ही होता है। किस कंडीशन पे सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हो सकता है? किस कंडीशन पे सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम हो सकता है? लेट अस अज्यूम, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक कोई यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड एट द सेम पॉइंट, विच इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द स्फीयर। देखो कोई स्फीयर है, स्फीयर आप एज्यूम करो, ये तो सर्किल, ये स्फीयर कैसे बनाया जाए, ये स्फीयर हो गया। ठीक है, स्फीयर का सेंटर सेंट्रॉइड, देखो सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा? इस ज्योमेट्रिक शेप के सेंटर पे लाई करेगा। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर क्या है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे लाई करेगा। फुटबॉल है ना, फुटबॉल के सेंटर पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। और अगर उस फुटबॉल को या उस स्फीयर का मैं मास कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, वेट कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस मान के चल रहा हूँ ये एक फुटबॉल, ये स्फेरिकल बॉल जो है वो एक ज्योमेट्रिक शेप है, तब ज्योमेट्रिक शेप का सेंटर कहां पर लाई करेगा? उस ज्योमेट्रिक शेप का सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा? उसके सेंटर पे लाई करेगा। तो इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड दोनों एक ही होंगे। ठीक है, नाउ कैसे लोकेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? हाउ टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड? तो यहां पर एक डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दिखा देते हैं। ठीक है, लेट अस टेक एक रैंडम मैंने ज्योमेट्री ली है, उसको रैंडमली मैंने 1 2 3 और 4 इस तरीके से 4 एरिया में दिखा दिया है। 4 5 6 जितने आप दिखाना चाहो उतने एरिया में
दिखा सकते हो। मैंने 4 एरिया में दिखाया है, यहाँ पर देख पा रहा हूँ A1, A2, A3 एंड A4। अगर मैं इंडिविजुअल, ये एक ज्योमेट्री बन गई A1, अगर मैं इंडिविजुअल एरिया A1 की बात करूं तो इसका कुछ ज्योमेट्रिक सेंटर होगा, ठीक है, इसका कुछ ज्योमेट्रिक सेंटर होगा। ये ज्योमेट्रिक सेंटर कितनी दूरी पे है, लेट अस से ये x1 दूरी पे है और ये कितनी दूरी पे है, y1 दूरी पे है। किससे, x1 x एक्सिस से है, सॉरी x1 जो है वो y एक्सिस से है और y1 कितनी दूरी पे है, ये x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y1 दूरी पे है। इसी तरीके से A2 कितनी दूरी पे है, ये x2 दूरी पे है और ये y2 दूरी पे है। A3 की बात करो कितनी दूरी पे है, ये x3 दूरी पे है और ये y3 दूरी पे है। इसी तरीके से A4 की बात करो, A4 है हमारा x4 दूरी पे है, दिस इज x4, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मैं इसमें डंडे नहीं खींच रहा, एरो एरो लगा रहा हूं, उससे आप और ज्यादा कंफ्यूजन होगा। A4 और ये दूरी कितनी है, y4। अगर मैं कंबाइन की बात करूं, तो इसका कंबाइन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने ये येलो लाइन से शो किया है, दिस पॉइंट इज C। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, गलती हो गई। C इज सेंट्रोइड, तो सेंट्रोइड जो है वो C हो गया। अब ये C की दूरी मैं कितनी मान रहा हूं, C की दूरी x एक्सिस से मैंने मान ली x बार, C की दूरी x एक्सिस से मैंने मान ली x बार और C की दूरी y एक्सिस से C की दूरी y एक्सिस से मैंने मान ली x बार और C की दूरी x एक्सिस से मैंने मान ली y बार, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x बार एंड y बार। अब मुझे क्या करना है, जैसे मैंने सेंट्रोइड निकाला, जिस तरीके से मैंने सेंट्रोइड निकाला उसी तरीके से मैं निकालना चाहूंगा x बार और y बार का फार्मूला क्या बनेगा, x बार और y बार का फार्मूला क्या बनेगा, ये मैं निकालना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर मैंने स्टेप लिख ही दिया है। लेट अस टेक अ प्लेन ज्योमेट्री डिवाइडेड इनटू एरिया A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन। टोटल एरिया कितना हो जाएगा, A1, A2, A3 प्लस A4, ठीक है। चलो A4 नहीं भी लिख रहे हैं, यहाँ लिख ही देते हैं, चलो A1, A2, A3 एंड A4, टेकिंग द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द y एक्सिस। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये मोमेंट ऑफ फोर्स तो हमने पढ़ा था, ये मोमेंट ऑफ एरिया क्या चीज है। तो यहाँ पर हमें एरिया का भी मोमेंट निकालना पड़ेगा, वही सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है और एरिया का ही मोमेंट निकालते हैं हम जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, ठीक है। एरिया का 2 बार मोमेंट लेना पड़ता है, तो ये कंसेप्ट अभी फिलहाल एकदम नया है आपके लिए। अभी तक हम क्या करते थे, फोर्स का मोमेंट निकालते थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एरिया का मोमेंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। टेकिंग द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द y एक्सिस, टेकिंग द मोमेंट ऑफ एरिया, तो टोटल एरिया इसका कितना है, A। इस एरिया का सेंट्राइड कहां पर लाई कर रहा है, C पे लाई कर रहा है और C कितनी दूरी पे है, x बार दूरी पे है। तो LHS में मैं क्या लिख दूं, A इंटू एक्स बार। LHS में मैं लिख सकता हूं A इंटू एक्स बार इज इक्वल टू, अब इंडिविजुअल एरिया का मूवमेंट ले लेते हैं। इंडिविजुअल एरिया का मूवमेंट हो गया A1 का मूवमेंट y एक्सिस के अबाउट, A2 का मूवमेंट y एक्सिस के अबाउट, A3 का मूवमेंट y एक्सिस के अबाउट और A4 का मूवमेंट y एक्सिस के अबाउट। तो फार्मूला क्या बन गया हमारा, A1 इंटू x1 प्लस A2 इंटू x2 प्लस A3 इंटू x3 प्लस A4 इंटू x4। तो यहां पर हमने 4 के लिए लिया, 5 के लिए होता तो इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाते। तो यहां से x बार का फॉर्मूला बन गया, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 प्लस A4 x4। तो यही फॉर्मूला हमें बार बार ही न्यूमेरिकल में लगाना है, डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, या तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, बेस्ट रहेगा। इसे ही हम लगा रहे होंगे बार बार, ठीक है। या फिर हम इसको आप दूसरी फॉर्म में भी याद कर सकते हो और
एक्स बार। उसी तरीके से अगर मैं समेशन की फॉर्म में लिख दूं, समेशन ऑफ a1 x1 क्या लिख सकता हूं मैं, ai इंटू xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ai। ठीक है, ai xi डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ ai। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही है, एक्स बार का फॉर्मूला हमें ऐसे ही लगाना है। अगर मुझे वाई बार निकालना है, अब मैं क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ एरिया, कंबाइंड एरिया का और इंडिविजुअल एरिया का मोमेंट ऑफ एरिया लूंगा मैं एक्स के अबाउट, और एक्स के अबाउट दूरी कितनी है, अगर मैं सेंट्रॉइड की बात करूं वो वाई बार दूरी पे है, और इंडिविजुअल एरिया की बात करूं तो कितनी दूरी पे, a1 a2 a3 a4, ये सब y1 y2 y3 एंड y4 दूरी पे है। नाउ टेकिंग द मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ले लेते हैं जल्दी, वही फॉर्मूला आ जाएगा, एरिया कंबाइंड एरिया का मोमेंट एक्स एक्सिस के अबाउट दूरी कितनी है, वाई बार। हमने अभी क्या निकाला था, एक्स बार निकाला था, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम, वाई बार। ए इंटू वाई बार इज इक्वल टू a1 इंटू वाई वन प्लस a2 इंटू वाई टू प्लस a3 इंटू वाई थ्री प्लस a4 इंटू वाई फोर। वाई बार इज इक्वल टू a1 वाई वन प्लस a2 वाई टू प्लस a3 वाई थ्री प्लस a4 वाई फोर डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को तो याद करना ही है हमें। और अगर अदर फॉर्म में लिखना चाहूं, और वी कैन ऑल्सो राइट दिस वाई बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए आई इंटू वाई आई। अब आई की वैल्यू 1 2 3 4 है, ये मैंने पीछे लिख दिया है, उसी तरीके से होगा समेशन ऑफ फोर्स, समेशन फोर्स निकल रहा है मुझसे, समेशन ऑफ एरिया। इन दोनों फॉर्मूलों को हम एक अलग तरीके से, जैसे मैं समेशन का सिंबल लगा रहा हूं, इस तरीके से मैं इंटीग्रेशन का भी सिंबल लगा सकता हूं, तो वो कहलाता है फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से लोकेशन सेंट्रॉइड है ना, इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं एक्स बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला ले सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू इंटीग्रेशन, देखो y के फॉर्मूले में y आ रहा है, तो x के फॉर्मूले में आएगा x इंटू डी ए डिवाइडेड बाई टोटल एरिया है a। ठीक है, और y बार का फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं, y बार इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग y इंटू डी ए, बात वही है y इंटू डी ए अपॉन a। तो एक फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से भी ये फॉर्मूला ड्राइव होता है, तो ये वाला ज्यादा आसान लगा तो मैंने इस तरीके से बता दिया आपको। फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में आप किस तरीके से लिखोगे फॉर्मूला, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल के केस में फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाता है, बस अभी याद कर लो, इसका मैं अप्लाई करूंगा कहीं अगर जरूरत पड़ेगी तो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो दिक्कत क्या है कि हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, हमें केवल, क्योंकि बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, हमें केवल स्टिक रहना है कि जो हमारे काम की चीजें हैं, जो हमारे काम की चीजें केवल उसी से मतलब में रहना है। अननेसेसरी डेरिवेशन भी यहाँ पर कराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट। सेंट्रॉइड ऑफ सम बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर, तो यहाँ पर जितनी भी मैं फिगर दिखा रहा हूं उसका सेंट्रॉइड आपको याद करना पड़ेगा, इस लेक्चर के बाद इसे याद करना पड़ेगा, कुछ तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं स्क्वायर की, स्क्वायर का कोई बच्चा भी बता देगा इसका सेंट्रॉइड कहां पर लाई करेगा, जो डायगोनल जहां पर कट कर रहे होंगे वहां पर इसका सेंट्रॉइड लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, सेंट्रॉइड की लोकेशन के लिए, सेंट्रॉइड की लोकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सिलेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड सिलेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर इस डायग्राम में बहुत ध्यान से समझो, अगर इस डायग्राम में
एक्स और वाई अगर मैं यहाँ पर ले लूं, यहाँ पर एक्स ले लूं और यहाँ पर वाई ले लूं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक्स और वाई एक्सिस सेंटर पे ही ले लिया। इसका मतलब एक्स बार की वैल्यू 0 हो गई और वाई बार की वैल्यू 0 हो गई। सेंट्रोइड 0 हो गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई एक्सिस जो कि मैंने यहां पर बनाई। ठीक है, लेकिन आप इस डायग्राम में क्या देख रहे हो, इस डायग्राम में देख रहे हो, देखो न्यूमेरिकल में भी ऐसे ही रहेगा। एक्स और वाई एक्सिस जिस तरीके से आप ले रहे हो ये आपकी फ्रीडम है। ये बच्चा नंबर 1 मतलब स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी सी अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से एक्सिस ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस इन्होंने यहाँ पर ली है, तो हर डायग्राम में आप देखना एक्स और वाई कहाँ पर ले रखा है और उसी के रिस्पेक्ट में सेंट्रोइड की लोकेशन बताई जाएगी। ठीक है, एक्स पर यहाँ पर अगर इसकी लेंथ कितनी है, स्क्वायर है ए और ए, दिस इज द एज, इसकी जो कॉमन एज है ए है, तो एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी a/2 और वाई बार की वैल्यू भी हो जाएगी a/2। सेंट्रोइड की लोकेशन सेंटर पे हो गई, a/2 एंड a/2 फ्रॉम द एक्स एंड फ्रॉम द वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। सेकंड, सेंटर का मैंने बता दिया, सेंटर जिसका सर्किल जिसका सेंटर इस लोकेशन पे। अब मैंने एक्स और वाई क्या माना, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी रेडियस के बराबर और वाई बार की वैल्यू भी हो जाएगी रेडियस के बराबर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में अब मैं बार बार बताने की जरूरत नहीं है। आप इस रेक्टेंगल की भी बात कर सकते हो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की बात करोगे तो एक्स एक्सिस मैंने इधर ली है और वाई एक्सिस किताब में इस तरीके से ले रखा है। इसकी विड्थ कितनी है v और हाइट कितनी है h, तो आपको समझ में आ रहा होगा b का आधा कर दो b/2, ये तो लोकेशन हो गई x बार की, और h का आधा कर दो तो ये लोकेशन हो गई h/2। तो ये बेसिक ज्योमेट्रिक फिगर है, या हम कह सकते हैं कि सिमेट्री से हमें इसका सेंट्रोइड पता चल जाता है। लेकिन अब बात करें सेमी सर्किल की, तो इन सबको डिराइव करना पड़ता है, इन सबका सेंट्रोइड की लोकेशन डिराइव करनी पड़ती है। तो फिलहाल डेरिवेशन एक अलग पोर्शन हो गया और डेरिवेशन के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो बेसिक न्यूमेरिकल है वही आपके आएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसको बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, आपके जो सब्जेक्ट को जो कंबाइन किया गया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सेमी सर्किल मतलब ये आधा सर्किल, और आधे सर्किल में एक्स एक्सिस यहाँ ले रखी है और वाई एक्सिस इधर ले रखी है। ठीक है, अच्छा कॉमन सेंस हमारा चल रहा है, हमारा कॉमन सेंस क्या चल रहा है कि भाई सिमेट्री के हिसाब से इसको मैं दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड कर सकता हूँ, आधा इधर आ गया आधा इधर आ गया, तो एक्स बार की वैल्यू तो रेडियस के बराबर होगी, है ना। लेकिन वाई बार की वैल्यू क्या होगी, भाई वाई बार की वैल्यू आधी थोड़ा हो जाएगी। आप देखो कोई भी, आप समझो ये ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल का मेजर एरिया, कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मेजर एरिया नीचे की ओर आ रहा है ना। अगर मैं कहूं इस ट्रायंगल का कंसेप्ट को समझो आप, अगर इस ट्रायंगल का हाइट, अगर मैं कह रहा हूं इस ट्रायंगल की हाइट अगर 20 mm है, क्या सेंट्रोइड 10 mm पे लाई करेगा? बिल्कुल नहीं, एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग। देखो आप देखो इसका मेजर एरिया तो नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब सेंट्रोइड भी थोड़ा नीचे की ओर शिफ्ट करेगा। डेफिनेटली सेंट्रोइड नीचे की ओर शिफ्ट करेगा, एरिया जहां पर ज्यादा है उस साइड सेंट्रोइड शिफ्ट करेगा। जहां पर इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी करता है, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे वजन ज्यादा होता है उस पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी उधर की साइड शिफ्ट करता है। तो यहाँ पर एरिया जिस जगह ज्यादा है उस जगह ये सेंट्रोइड भी शिफ्ट कर रहा है। तो अगर ये लेंथ की, अगर ये मैं बात करूं सेमी सर्किल ये रेडियस हो गई r, है ना। तो हो सकता है अभी बच्चे को अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, फार्मूला उसने देखा नहीं है, तो वो क्या करेगा, फटाक से यहाँ भी r/2 लिख देगा, कहेगा भाई साहब एक्स बार भी r है और ये जो y बाहर है ये तो यार r/2 लग रहा है। लगने से काम नहीं चलेगा, आपके लगने से काम नहीं चलेगा। अगर आप लगना मतलब आप अंदाजा ही लगा रहा हो तो आपको ये समझ में आना चाहिए, सेंट्रोइड आधा होता तो इधर होता, लेकिन आप देखो ये थोड़ा नीचे शिफ्ट हो रहा है,
सेंट्रॉइड ये नीचे शिफ्ट हो रहा है, कितनी दूरी पे शिफ्ट हो रहा है, वाई बार की वैल्यू है 4r/3π, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्किल। तो ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, है ना, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल भी हम करेंगे। तो ये सारे फॉर्मूले आप इस लेक्चर के बाद याद कर लेना। अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की, तो एक्स बार मेरे एक्स एक्सिस यहाँ पर मानी, वाई एक्सिस यहाँ पर मानी, तो एक्स बार इज इक्वल टू b/3, b इज द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, b/3, और h इफ h इज द हाइट ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, y बार इज इक्वल टू h/3। इसको याद करना पड़ेगा। x बार और y बार का फॉर्मूला क्या बनता है अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। क्वार्टर सर्किल की बात करें, अब क्वार्टर सर्किल भी देखो दो तरीके से है। अब आपको बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल में देखना पड़ेगा कि उसका ओरिएंटेशन किस तरीके का है। क्वार्टर सर्किल न्यूमेरिकल में ऐसा वाला बना हुआ है या ऐसे वाला बना हुआ है, बहुत बड़ा अंतर हो गया इसमें, और ये ट्रिकी हो जाता है और यही गलती हो जाती है बच्चों से, है ना। बहुत ध्यान से इसका फॉर्मूला याद करना है। एक्स एक्सिस इस तरीके से रखी, वाई एक्सिस इस तरीके से रखी, ठीक है। क्वार्टर सर्किल के केस में r इज द रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्किल, रेडियस तो वही रहेगी, r इज द रेडियस। अब यहाँ पर ये जो क्वार्टर सर्किल बना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप लगाओ तो ज्यादा एरिया इधर की साइड शिफ्ट हो रहा है ना। ये x बार की वैल्यू r/2 ना होके थोड़ी सी इधर की साइड शिफ्ट हो जा रही है, या फिर इन्होंने इसके r माइनस करके निकाला है, तो टोटल r तो ये हो गया r, है ना। और जब डेरिवेशन कर रहे होंगे तो हमें ये पता होता है, ये हमें पीछे से भी पता है 4r/3π, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे, x बार इज इक्वल टू r माइनस r/4r/3π, ये फॉर्मूला x बार हो जाएगा, यानी ये लोकेशन, ये जो डिस्टेंस है x बार, ये x बार हो गई, ठीक है। y बार की वैल्यू वही रहेगी 4r/3π, y बार की वैल्यू वही रहेगी 4r/3π। इस वाले सेमी सर्कल को देखो, इसमें और सेमी का इन दोनों में अंतर नजर आ रहा है ना। इस वाले सेमी सर्कल में कुछ भी मतलब टफ नहीं है, एक्स बार की वैल्यू भी 4r/3π हो जाएगी और वाई बार की वैल्यू भी 4r/3π हो जाएगी, तो इसमें कोई टफ नहीं है। बस ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी बहुत आसान है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का बेस अगर बेस b है तो इसका आधा यानी b/2, और हाइट अगर h है तो हाइट का 1/3। तो सेंट्रॉइड कहां पर लाई कर रहा है, अगर ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई, x बार की वैल्यू b/2 हो गई और y बार की वैल्यू हो गई h/3। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इन फॉर्मूले के बेस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अब आपके न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, न्यूमेरिकल आ जाएगा भैया, टी सेक्शन है, इस टी सेक्शन का सेंट्रॉइड निकालो। अब टी सेक्शन, अब देखो टी सेक्शन है, अगर इसकी अगर लेंथ में मान लो 200 mm, फॉर एग्जाम्पल इसकी लेंथ अगर 200 mm है, अगर बच्चे को कंसेप्ट नहीं पता होगा तो वो क्या करेगा भैया, आधे पे ही लगा देगा। वो कहेगा कि यार 100 mm पे इसका सेंट्रॉइड लाइट कर, नहीं भाई साहब 100 mm पे लाइट नहीं कर रहा है, हमें प्रॉपर फॉर्मूला लगा के इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहां से मुझे दिख रहा है ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि ये एरिया बड़ा है इसलिए सेंट्रॉइड भी थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस आई सेक्शन की, ये आई सेक्शन की बात करूं तो ऊपर वाला पोर्शन बड़ा फ्लैंज है और नीचे वाला छोटा फ्लैंज है। इसका मतलब सेंट्रॉइड बीच में ना लाई करके थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है, जहां पर एरिया ज्यादा है वहां पर शिफ्ट हो रहा है, चाहे इसको ले लो या इसको ले लो, सेंट्रॉइड थोड़ा सा ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहा है। तो जब हम कंपोजिट बॉडीज की बात करेंगे, तब उनको ज्योमेट्रीज में तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर हम 2 रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे, 1 और 2, ये 2 रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 रेक्टेंगल में तोड़ लेंगे, 1 2 3, इस तरीके से 3 रेक्टेंगल में इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक तो हो गया स्क्वायर, और स्क्वायर में से माइनस कर दिया सर्किल और एक ट्रायंगल जोड़ दिया, तो ये कंपोजिट हो गया ना, ये कंपोजिट ज्योमेट्री हो गई। इसी तरीके से इसकी ये तो सेम हो गया, 1 2 3, क्या करेंगे 1 2 और 3, यहाँ पर इसको छोटे छोटे बेसिक ज्योमेट्रिक शेप में तोड़ देंगे। और बेसिक ज्योमेट्रिक शेप के फॉर्मूले अभी मैंने पीछे टेबल में आपको
दिखा दिए। अच्छा, इसको किस बेसिक शेप में तोड़ें ये आपको सोचना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसको किस तरीके से बेसिक शेप में तोड़ें, देखो इसको ऐसे तोड़ो, ये तो पूरा हो गया एक स्क्वायर, स्क्वायर में से माइनस कर दो ये सेमी सर्किल, और ये माइनस कर दो एक राइट एंगल ट्रायंगल, बस हो गया। ठीक है, एक में से 2 और 3 को माइनस कर दो, यानी इसको मुझे अल्टीमेटली किसमें तोड़ना है, बेसिक ज्योमेट्रिक शेप में ही इसको ब्रेक करना है। ये हो जाएगा, देखो ये समझ में आ रहा है। अगर मैं इसको एक पूरा रेक्टेंगल ले लूं तो नंबर 1 ज्योमेट्री क्या हो गई, बेसिक ज्योमेट्री हो गई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में से ये ट्रायंगल माइनस कर दिया, ये रेक्टेंगल माइनस कर दिया छोटा सा, और ये हाफ सर्किल माइनस कर दिया, तो 1 में से 2 3 4 माइनस कर दिया, इसको बेसिक ज्योमेट्री में तोड़ दिया। और बेसिक ज्योमेट्री में तोड़ने के बाद इंडिविजुअल ज्योमेट्री का एरिया और इंडिविजुअल ज्योमेट्री का x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये इंडिविजुअल ज्योमेट्री का निकालते चले जाओ, आंसर आपका आता चला जाएगा। तो यहाँ पर मेथड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मेथड टू कैलकुलेट सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में फर्स्ट डिवाइड द कंप्लीट एरिया इनटू इंडिविजुअल। मैंने बताया ना भाई, उसको रेक्टेंगल में, ट्रायंगल में, है ना, सेमी सर्किल में, चाहे प्लस में हो रहा हो या माइनस में हो रहा हो, इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे। कैलकुलेट एरिया ऑफ ईच प्लेन, तो मुझे मालूम है भाई रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सर्किल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, तो इंडिविजुअल एरिया का आप एक एरिया कैलकुलेट करो। एक्स और वाई एक्सिस को पहले डिफाइन करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों कि आप एक्स और वाई एक्सिस की पहले लोकेशन को डिसाइड करो। आप भाई, आपको अगर किसी घर का एड्रेस देना है तो एक लोकेशन, आपको एक फिक्स लोकेशन से ही तो दोगे ना। ठीक है, जब तक आप किसी एक्स और वाई की लोकेशन अगर फिक्स नहीं होगी तो एक्स बार और वाई बार भी पता नहीं चल पाएगा भाई कहां से आ रहा है। कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ इंडिविजुअल प्लेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, तो यानी इंडिविजुअल प्लेन जो हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल और जोड़ा है, उन इंडिविजुअल का सेंट्रॉइड आपको फाइंड आउट करना है। मेक द फॉलोइंग टेबल एंड अप्लाई द फॉर्मूला। तो जितने भी शेप्स हैं उनका इंडिविजुअल एरिया निकालो, और इंडिविजुअल कितनी दूरी से है, x1 x2 x3। देखो जब हमने फॉर्मूले में डिराइव किया था ना, x1 x2 x3 निकालो, y1 y2 y3 निकालो, और भाई सब बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला लगा दो जो आपको याद हो गया होगा अब तक। x बार इज इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। इसी तरीके से y बार का एक बढ़िया सा फॉर्मूला लगा दो, a1 इंटू y1 प्लस, भाई निकाल रहे हैं ना, y1 y2 y3 निकाल रहे हैं, x1 x2 x3 निकाल रहे हैं, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है, तो थोड़े से एक दो आसान क्वेश्चन आज कर लेते हैं, बाकी जो बढ़िया क्वेश्चन है पीवाईक्यू में जिस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेंगे। इसको स्किप कर दें, चलो जल्दी से समझ लेते हैं। कंडीशन व्हेन द सेंट्रॉइड, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, अब ये स्लाइड में मैंने लिख दिया है तो जल्दी से नोट इसको समझ लेते हैं क्या है। कंडीशन व्हेन द सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज सेम। अगर मैं डेंसिटी किसी भी मटेरियल की, सपोज कोई आपके पास क्यूबाइड है, कोई क्यूबाइड मटेरियल है, उसकी कुछ थिकनेस है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, उसकी डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है और वो कांस्टेंट ग्रेविटी के अंदर पे है, मतलब उसके अंदर जो ग्रेविटी लग रही है वो mg कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कुछ पोर्शन पे ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है और कुछ पोर्शन पे ग्रेविटी की वैल्यू 12.8 है, ऐसा नहीं है। उस पर यूनिफॉर्म ग्रेविटी, मतलब धरती के पास में ही रखा हुआ है, धरती पे ही रखा गया है। मटेरियल की डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता था, WI W1 x1 प्लस W2 x2 अपॉन टोटल W, और W होता क्या है, वेट होता है क्या, mg के बराबर होता है, ठीक है, और मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अगर मैं मान के चलूं जो भी मैं ज्योमेट्री मार रहा हूं, इसकी थिकनेस जो है वो कांस्टेंट है, इसकी थिकनेस कांस्टेंट है और डेंसिटी भी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर डेंसिटी भी मैंने कोई सफिक्स नहीं लगाया।
लेकिन एरिया कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एरिया कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पर mg m इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में वॉल्यूम को लिख दिया हमने एरिया इंटू लेंथ। अगर इसको मैं पुट कर दूं, W की जगह मैं पुट कर दूं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू जी, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ W की जगह डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इंटू जी अगर पुट कर दिया तो आप देख पा रहे होगे क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो जा रही हैं। यहाँ पर डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल आउट हो जा रही है, एल कैंसिल आउट हो जा रहा है, जी कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ये फॉर्मूला यहां से भी डिराइव हो गया है ना, ये फॉर्मूला यहां से भी डिराइव हो गया। तो डब्ल्यू वाई इंटू एक्स आई, यहाँ पर बचा ए आई एक्स आई और यहाँ पर बचा ए आई, तो ये फॉर्मूला यहां से भी बन गया। और इसी तरीके से अगर मुझे वाई बार निकालना है तो फिर से मैं डब्ल्यू वाई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, फिर से ये डेंसिटी एल और जी कट जाएगा और वाई बार का फॉर्मूला आ जाएगा। तो चाहे तो आप ऐसे समझ लो कि जब हम अगर हम बात करते हैं कि किस कंडीशन पे सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बराबर होते हैं, जिस कंडीशन पे मटेरियल की डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है और वो अंडर होती है कांस्टेंट ग्रेविटी के, कांस्टेंट ग्रेविटी के अगर अंडर में होती है तो इसको हम कांस्टेंट मान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसकी कुछ आसान से न्यूमेरिकल आज के वीडियो में देख लेते हैं। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ 100 mm इंटू 150 mm इंटू 30 mm टी सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एक टी सेक्शन, अच्छा टी सेक्शन है या आई सेक्शन है, इस पे एक टर्म होती है, ये ऊपर इसको बोल देते हैं हम फ्लैंज, इसको याद रख लो आप, इसको बोल देते हैं हम फ्लैंज और इसको बोल देते हैं वेव। ये अपर फ्लैंज है। अगर आई सेक्शन होता तो यहाँ पर एक लोअर फ्लैंज आ जाता, ये अपर फ्लैंज हो जाता और ये वाला लोअर फ्लैंज हो जाता, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर फ्लैंजेस की थिकनेस या डायमेंशन दे रखी है। मैं क्या मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ रेक्टेंगल नंबर 1 और इसको मान लेता हूँ रेक्टेंगल नंबर 2। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, हमें इंडिविजुअल बेसिक ज्योमेट्रिक शेप में इसको तोड़ना है, हमें इंडिविजुअल बेसिक ज्योमेट्रिक शेप में तोड़ना है। और ज्योमेट्री आप देख पा रहे हो 100 इंटू 30 की है। और अगर मैं एरिया नंबर 2 की बात करूं, एरिया नंबर 2 की बात करूं तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 120, ठीक है। ये लेंथ आपको नजर आ रही है, दिस विल बी 120 mm। तो सबसे पहले मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया हो जाएगा A1 यानी पहले वाले रेक्टेंगल। तो देखो मैंने पहले यहाँ, अच्छा एक चीज तो मैंने आपको बताई नहीं कि सबसे अच्छा तरीका ये है किसी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, स्टार्टिंग में शुरुआत में आप ऐसा करो, बाद में हो सकता है कि आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ये आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत में अगर आपने पहले से ये क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं तो शुरुआत में आप टेबल बनाओ, जितनी भी ज्योमेट्रिक शेप है और जितना भी एरिया है x1 x2 x3 इसको टेबल की फॉर्म में लिखो। तो यहाँ पर देखो टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आएंगे वो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे। तो कुछ आसान से 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ पहले लेक्चर में। एरिया इस टेबल में 2 रेक्टेंगल में हमने तोड़ दिया, 1 2 दोनों रेक्टेंगल में हमने तोड़ दिया। एरिया नंबर 1 की बात करूं, बताओ जरा एरिया नंबर 1 कितना हो जाएगा, 100 इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 3000 mm का स्क्वायर। तो यहां पर मैं क्या लिख लूं, यहां पर एरिया A1 कितना हो गया 3000, एरिया A1 हो गया 3000 mm स्क्वायर, ठीक है। एरिया 2 की बात करूं तो 120 तो इसकी लेंथ है और विड्थ कितनी है 30। A2 इज इक्वल टू 120 इंटू 30 इज इक्वल टू 3600 mm स्क्वायर, 3600 mm स्क्वायर। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिलेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। अच्छा यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। आप इस टी सेक्शन को देख रहे हो, अगर इस टी सेक्शन को देखो ये सिमेट्रिक है इस एक्सिस के अबाउट, टी सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना। अगर इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इस एक्सिस को ही मैं वाई एक्सिस मान लूं और एक्स एक्सिस में मानूं, इसको मैं एक्स मान लूं और इसको वाई एक्सिस मान लूं, क्या मुझे एक्स बार निकालने की जरूरत है भाई, एक्स बार तो 0 हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है ना। इसका मतलब सेंट्रोइड इसी एक्सिस पे लाई करेगा, सिमेट्रिक ज्योमेट्री में उसी एक्सिस पे लाई करेगा। ये थोड़ा कॉमन सेंस से हमें
सिमेट्रिसिटी से पता चल रहा है, ठीक है। तो एक्स बार की वैल्यू तो 0 जाएगी और मुझे बस निकालना रह जाएगा वाई बार। मुझे क्या निकालना रह जाएगा? वाई बार, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू हो जाएगी 0। तो यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई का सिलेक्शन यहाँ पर हमने कैसा किया? तो एक्स वाई एक्सिस तो ये वाली ले ली, ये तो ले ली हमने वाई एक्सिस, ठीक, और ये ले ली एक्स एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है, अंडरस्टूड है ये। एक्स और वाई एक्सिस का सिलेक्शन कर लिया, अब इसके रिस्पेक्ट में मुझे सेंट्रोइड निकालना है। एरिया नंबर वन, एरिया नंबर वन की अगर मैं केवल एरिया नंबर वन की बात करूं तो सेंट्रोइड की लोकेशन क्या होगी? x1 और y1। मुझे क्या निकालना है? x1 और y1। तो एरिया नंबर वन इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एरिया नंबर वन का x1 तो आएगा नहीं, केवल आएगा y1, ठीक है, y1 आएगा, x1 तो आएगा नहीं, y1 आएगा। तो x1 की वैल्यू नहीं आएगी, इसमें केवल y1 की वैल्यू आएगी। x1 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और y1 की वैल्यू बताओ मुझे, y1 की वैल्यू आपको नापनी कहां से? यहां से लेकर यहां तक नापनी है। कहां से कहां तक नापनी है y1? यहां से यहां तक नापनी है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी y1 की, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये दूरी कितनी हो जाएगी? y1, ठीक। तो y1 में लिख सकता हूं, y1 इज इक्वल टू, x1 तो 0 हो गया, y1 की वैल्यू बताओ, 120 तो ये हो गया और 30 का आधा करो, 120 तो ये हो गया और 30 का आधा कर दो, 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, 15 में 120 प्लस करेंगे तो 135 mm हो गया, 135 mm हो गया। तो y1 की वैल्यू आ गई 135। अब y2 की वैल्यू बताओ क्या होगी? y2 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? इस x एक्सिस से इसका सेंट्रोइड, इस रेक्टेंगल का सेंट्रोइड कहां होगा? 120 डिवाइडेड बाई 2, इसका आधा, इसका आधा क्या होगा? 120 डिवाइडेड बाई 2। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी, y2 की वैल्यू हो जाएगी 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 60 mm। बस अब फॉर्मूला लगा दो, आप फॉर्मूला लगा दो, y बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगा दो, यहां हमें क्या निकालना है? ये सेकंड केस में, सेकंड केस में x बार की वैल्यू हो जाएगी 0 और y बार की वैल्यू हो जाएगी, y बार की वैल्यू हो जाएगी 60, ठीक है। तो कई बार x बार और y बार ये आपको बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, x बार और y बार आपको बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा। तो x बार की वैल्यू तो 0 ही है, फ्रॉम द सिमेट्री हमें x बार निकालने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम द सिमेट्री, फ्रॉम द सिमेट्री, क्योंकि ये ज्योमेट्रिक शेप वाई एक्सिस जहां पर हमने मानी है इसके अबाउट सिमेट्रिक है। तो फ्रॉम द सिमेट्रिक, सिमेट्री एक्स बार इज इक्वल टू 0। तो हमें वाई बार लगाना है, तो वाई बार का फॉर्मूला लगा दो। वाई बार का फॉर्मूला होगा a1 इंटू y1 प्लस a2 इंटू y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 इज इक्वल टू, a1 की वैल्यू है 3000 इंटू y1 की वैल्यू है 135 प्लस a2 की वैल्यू है 3600 इंटू y2 की वैल्यू है 60। देखो टेबल से आप देखते चले जाओगे तो आपको इसको मतलब इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक बहुत कम होगी। 3000 प्लस 3600, तो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे, y बार की वैल्यू आएगी 94.1, 94.1
ठीक है, ये आंसर आ गया। यानी वाई बार की वैल्यू कितनी दूरी पे है, देखो हमें ये पता चल रहा था ना, थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा। 100 आधा 150 का आधा कितना है, 150 का आधा 75 है। तो मुझे ये पता चल रहा है क्योंकि ज्यादा एरिया ऊपर की ओर जा रहा है, टी सेक्शन है, तो इसका मतलब 75 से थोड़ा ऊपर की ओर होगा, और 75 से ऊपर की ओर आ भी रहा है, कितना आ रहा है 94.1। तो वाई बार की वैल्यू कितनी आ रही है 94.1। अगर ये हमारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड की लोकेशन अगर ये सी हमने मान ली, तो ये 94.1 ये 75 से थोड़ा सा ऊपर आ रही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द चैनल सेक्शन। चैनल का सेक्शन मतलब सी सेक्शन, इसको चैनल सेक्शन बोल देते हैं। ये जो सी सेक्शन है इसी को चैनल सेक्शन बोल देते हैं। अब सबसे पहले क्या काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस को डिफाइन कर लेते हैं। क्या ये चैनल सेक्शन आपको सिमेट्रिक नजर आ रहा है कहीं से, बिल्कुल सिमेट्रिक नजर आ रहा है। अगर मैं बीच में एक लाइन खींच दूं तो इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ना, आधा ऊपर चला जाएगा आधा नीचे चला जाएगा। तो ये सिमेट्री से मुझे नजर आ रहा है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस। तो बेहतर ये रहेगा कि अगर मैं इसी को मैं एक्स एक्सिस मान लूं, ठीक है, और वाई एक्सिस में इसको मान लेता हूं, इसको एक्स मान लिया, और वाई एक्सिस में मान लूंगा ये वाई एक्सिस मान लेते हैं भाई साहब। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अगर मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, इसका मतलब y1 y2 y3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो इसे समझो आप, इसका मतलब y1 y2 y3 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे समझो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं तीन एरिया में, अपने प्रोसीजर पे ही आ जाते हैं। हम तीन एरिया में, तीन रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हैं। एरिया नंबर 1 रेक्टेंगल नंबर 1, एरिया नंबर 2 रेक्टेंगल नंबर 2, और एरिया नंबर 3 रेक्टेंगल नंबर 3। इंडिविजुअल एरिया हम निकाल सकते हैं, है ना। आपको देखो क्या इमेजिन करना है, अगर मैंने ये एक्स एक्सिस निकाल ली, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मुझे इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। मुझे एक्स बार निकालना है या वाई बार निकालना है, इसके बारे में सोचो आप। इसमें एक्स बार 0 हो रहा है या वाई बार 0 है, 0 हो रहा है। देखो एक्स बार की वाई बार यहाँ पर 0 हो रहा है, यहाँ पर वाई बार की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि ये वाई एक्सिस, ये इस एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ये जो सी सेक्शन है ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, यानी मुझे कोई भी वाई बार, यानी वाई बार की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जा रही है। मुझे निकालना है एक्स बार मतलब इधर की साइड, है ना, सब कुछ मुझे इधर की साइड निकालना है, एक्स बार की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 1। एरिया नंबर 1 कितना है 50 इंटू 15, 50 इंटू 15, ठीक है, तो 15 5 जा 750 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने 750 mm स्क्वायर। ठीक है, एरिया नंबर 2, देखो ये पूरा तो 100 है, ये 15 है ना, और ये भी 15 है, ये भी 15 ही होना चाहिए। इसमें लग रहा है मिसिंग है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो फ्लैंज लेंथ है ये भी 15 mm है, अदरवाइज हो ही नहीं पाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 15 mm है, तो एरिया 2 हो जाएगा, एरिया 2 विल बी, तो 15 ये हो गया, ये 15 ये हो गया, 15 15 75, सॉरी 15 15 30, 100 में से 30 गया, 100 में से 30 गया 70, 70 इंटू 15, 70 इंटू 15, ये एरिया नंबर 2 हो गया, 70 इंटू 15, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1050 mm स्क्वायर। एरिया नंबर 3, इसकी वैल्यू आ गई 1050 mm स्क्वायर। एरिया नंबर 3 इज 15 इंटू 15 इंटू सेम ही हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50 इंटू 15 इज इक्वल टू 750 mm स्क्वायर, 750 mm स्क्वायर। और यहां पर मैं फिर से वही सेंटेंस लिख देता हूं, फ्रॉम द सिमेट्री y बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अबाउट ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक सिमेट्रिक है, इसका मतलब y बार की वैल्यू क्या हो गई, ये 0 हो गई। हमें x बार निकालना है,
एक्स बार निकालना है, ये वैल्यू कितनी होगी 750 mm²। ठीक है, एक्स बार निकालने के लिए x1 x2 x3 निकाल दो, वो काम हो गया भाई। y1 y2 y3 तो निकाल ही रहा है, ये तो सब जीरो है, ये सिमेट्रिक है एक्स एक्सिस के अबाउट। अब मुझे क्या निकालना है x1 x2 x3। अब x1 x2 x3 निकालने के लिए मुझे इस y एक्सिस पे कंसंट्रेट करना है, यानी एरिया नंबर 1 इस y एक्सिस, एरिया नंबर 1 का, फिर से सुनो, एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड, एरिया नंबर 1 का सेंट्रोइड इस y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, एरिया नंबर 2 का सेंट्रोइड इस y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, और एरिया नंबर 3 का सेंट्रोइड इस y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, मतलब x1 x2 x3 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैं अलग से ना निकाल के ये टेबल में ही डायरेक्ट निकाल देता हूं, क्योंकि ये आपको मेरे ख्याल से ये डायग्राम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं एरिया नंबर 1 की बात करूं, ये इसकी टोटल लेंथ कितनी है 50, तो इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा इस एक्सिस से, इस इंडिविजुअल एरिया का सेंट्रोइड कहां पर होगा 50/2 यानी 25 mm। एरिया नंबर 2 की बात करो, एरिया नंबर 2 की टोटल विड्थ कितनी है 15, तो टोटल विड्थ ये y एक्सिस से इसका सेंट्रोइड कहां पर होगा 7.5 mm पे। एरिया नंबर 3 की टोटल विड्थ कितनी है 50, तो इसका भी टोटल x3 कितना हो जाएगा, x3 हो जाएगा 25 mm, तो x3 की वैल्यू हो जाएगी 25 mm। ठीक है, 25 7.5 एंड 25 और ये 750 सेमी। तो हम फार्मूला लगा देते हैं x बार इज इक्वल टू a1 इंटू y1, सॉरी a1 इंटू x1 प्लस a2 इंटू x2 प्लस a3 इंटू x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 की वैल्यू है 750, x1 की वैल्यू है, अब सीधा सीधा मैं टेबल से देखते चले जाऊंगा तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं 1050 इंटू 7.5 प्लस a3 की वैल्यू फिर से 750 इंटू 25 डिवाइडेड बाई a1 750 प्लस a2 1050 प्लस 750। तो इसको सॉल्व कर लोगे आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लोगे, यू विल गेट x बार इज इक्वल टू 17.8, x बार इज इक्वल टू 17.8 mm। ये आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया x बार इज इक्वल टू 17.8 एंड y बार इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहां पर एक चीज नोट करो आप, ये वैल्यू कितनी आ रही है 17.8 आ रही है। क्या ये जो सेंट्रोइड है, हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि सेंट्रोइड तो सर अंदर की ओर लाई होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। इस सी सेक्शन के अंदर ही सेंट्रोइड आए, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स बार की वैल्यू आ रही है 17.8 यानी सेंट्रोइड कहां पर है, समवेयर हेयर, ये सेंट्रोइड हो गया। फिर से देखो, यानी सेंट्रोइड कहां पर लाई कर रहा है, ये 15 mm से थोड़ा इधर की ओर लाई कर रहा है। ये वैल्यू कितनी है, दिस वैल्यू इज 17.8। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रोइड इस जेमेट्रिक, इसका मतलब इसका जो जेमेट्रिक सेंटर है वो जेमेट्रिक सेंटर बाहर भी लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है इसका जेमेट्रिक सेंटर इसके अंदर ही लाई करेगा, ये बाहर भी लाई कर सकता है। y बार की वैल्यू 0 हो गई और x बार की वैल्यू 17.8 हो गई। तो कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू वेरी मच।